हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। मैथ्स में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। आई होप आप मेरी क्लास रेगुलर देख रहे होंगे, तो आपको पता है मैथ्स में हमने 5-6 टॉपिक पढ़े हैं और इसके बाद हम मैथ्स को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ रीजनिंग के भी टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं पैरेलल। तो रीजनिंग में देखो, रीजनिंग का मतलब क्या है? रीजनिंग का मतलब है कि किसी चीज़ का रीजन ढूंढना। हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग या तर्क शक्ति का मतलब है कि आप किसी चीज के रीजन को कैसे फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के मल्टीपल तरीके होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर हमने पढ़ा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ फिक्स तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है। आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं वहाँ पे भी, बट आंसर आपका सेम आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। बट रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में आपको मल्टीपल आंसर मिल सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आंसर होने की वहाँ पे रहती है। तो किसी क्वेश्चन के आंसर को आपका एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहा है, क्या वो उसका आंसर कर रहा है, उसी माइंडसेट से आपने भी चीज़ें सोच के किसी क्वेश्चन का आंसर करना है। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। रीजनिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। इवन वहां तक ये पूछा जाता है जहाँ पे मैथ्स नहीं आते। लाइक ग्रुप सी के अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये वहां के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन वहां पे भी पूछे जाते हैं। और उन रीजनिंग में भी ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पे इससे 3 या 4 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन में इवन इससे आ सकते हैं। तो रीजनिंग में पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, हिंदी में इसे बोलते हैं कूट लेखन, कूट लेखन एंड कूट वाचन। कूट लेखन और कूट वाचन रहेगा हिंदी में इसका नाम। कूट का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, और लेखन का मतलब होता है लिखना, यानी कि सीक्रेट तरीके से कोई चीज लिखना। और फिर उसको वाचन यानी कि रीड करना, पढ़ना। तो कोडिंग और उसको डिकोड करना। तो अब ये कोड और डिकोड हम कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? तो ये हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को फिर कोई वर्ड बनाएंगे और उसका फिर कुछ हम कोड बनाएंगे, यानी कि उसके लिए कोड करेंगे। और फिर सिमिलर लैंग्वेज में आपको फिर अदर वर्ड लिखने होते हैं। लाइक एक एग्जांपल से एक क्वेश्चन समझते हैं हम। जैसे एप्पल, APPLE, एप्पल को मैंने लिखा है बॉल या बॉय, और फिर आपसे पूछा है एलिफेंट। एलिफेंट को सेम लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे? ये बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हम सोच सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर एप्पल को बॉय लिखा है तो एलिफेंट को हम क्या लिखेंगे? सेम लैंग्वेज में एलिफेंट को हम क्या लिखेंगे? तो अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लॉजिक इसके पीछे दे सकते हैं। पहला लॉजिक ये हो सकता है कि हमने एप्पल, जो कि पहला लेटर है हमारा, उसके बाद वाले लेटर को लिखा हुआ है। एप्पल के बाद आता है बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, तो ए के बाद आने वाले लेटर को हमने लिखा है। तो ऐसे ई के बाद आने वाले लेटर को हम यहाँ पे फिश लिख देंगे। भाई ई के बाद एफ आता है, बिल्कुल सही है। एक लॉजिक हो सकता है कि ए के बाद आपने बी लिखा तो हमने ई के बाद एफ लिख दिया। सपोज एग्जामिनेशन में ऑप्शन नहीं है, एग्जामिनर इस तरह से इसको नहीं सोच रहा, फिर क्या लॉजिक है? फिर शायद ये लॉजिक हम दे सकते हैं, एप्पल में चूंकि 5 अल्फाबेट है तो यहाँ पे हमने 3 अल्फाबेट यानी कि 2 अल्फाबेट कम करके लिखे। तो अगले वाले लेटर में या अगले वर्ड में भी हम 2 अल्फाबेट कम करके लिख देते हैं। हालांकि उससे कोई वर्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे एलिफेंट, यहाँ पे एप्पल था, यहाँ पे बॉय था, यहाँ पे एलिफेंट है, तो फिर कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी जिसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर हो। तो 6 लेटर का क्या बन सकता है? आप कोई भी लेटर, कुछ भी वर्ड लिख दो, फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन किस तरह से। अब ये एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे सोचने वाले हैं। एप्पल के बाद बनाना या बॉय, तो यहाँ पे
ए के बाद बी आया, तो ऐसे यहाँ पे ई के बाद एफ आया, ठीक था। बट ये सही नहीं है, तो फिर हमने दूसरा चीज सोची कि इसमें 5 लेटर है तो इसमें 3 लेटर है, तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे 2 लेटर कम करके लिखे हो। तो इसमें चूंकि हमारे पास 8 लेटर है, तो हमें 2 लेटर कम करके यानी कि 6 लेटर का कोई वर्ड बनाना था, तो हमने बनाया। हो सकता है ये सही हो, या हो सकता है ये भी सही ना हो, फिर कुछ और तीसरी चीज बन रही हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब किसी ना किसी तरीके से दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। तो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, यहाँ पे तरीके भी डिफरेंट होंगे करने के, और आउटपुट यानी कि जो आंसर आ रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, और अपने आप में हर आंसर आपको सही भी लगेगा। हर किसी के लिए एक लॉजिक बन रहा है, तो हो सकता है वो सही हो। जबकि मैथ्स के अंदर हमारा जो आउटपुट होता है, जो आंसर होता है, वो सेम रहता है। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करो, कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, तभी वो सही क्वेश्चन होगा। बट यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं और वो सही हो सकते हैं, कोई भी तरीका सही हो सकता है। किसी भी तरीके से एग्जामिनेटर सोच रहा है, तो आपको भी उसी तरीके से सोचना होता है। तो फिलहाल हम इसमें थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें समझते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखना है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें बेसिक समझनी होंगी, और फिर हम आएंगे क्वेश्चनों की तरफ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि इंग्लिश में ही हमें चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमें समझना पड़ेगा। तो ये 26 लेटर होते हैं टोटल। कुल वर्ण 26, जो कि है A to Z। इसमें जो वोवेल है, स्वर हैं, वो 5 हैं, A E I O U 5 स्वर हैं, और इसके अलावा जो बचे हमारे वो व्यंजन होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो ये चीज़ हमें पता है। अब हमें इसको अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस को समझना है। तो सीक्वेंस को समझने के लिए अगर यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, या यहाँ से अगर स्टार्ट करते हुए चले, तो ये है वर्णमाला क्रम, वर्णमाला का क्रम। अगर आप A to Z बोल रहे हैं, इसका मतलब आप वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप Z to A पढ़ोगे, तो ये होगा वर्णमाला का विपरीत क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम, विपरीत क्रम Z to A। इसके अलावा अगर आप A से B की ओर चल रहे हैं, तो इसे एक और नाम से आप कह सकते हो, ये होगा आपके बाएं से, फ्रॉम योर लेफ्ट, आपके बाएं से। क्योंकि अगर हम इसे एक लाइन में लिखें, तो ये बाएं से दाएं की ओर चलेंगे हम, है ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा दाएं से, यानी कि आपके दाएं से। तो दो चीजें हमें पहले तो ध्यान रखनी है, वर्णमाला ऑर्डर और वर्णमाला का अपोजिट ऑर्डर, और इसके अलावा लेफ्ट से यानी कि A to Z, और राइट से यानी कि Z to A तक हम आएंगे। अब दूसरी चीज, इनमें सीक्वेंस क्या है। जैसे A पहला लेटर है, तो इसका जो ऑर्डर बना वो बना 1। A की पोजीशन है फर्स्ट, B की है 2, C की है 3 और D की है 4। इतना तो याद रहता ही हमें, ABCD यानी कि 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे हमें एक वर्ड बन रहा है, जो कि दिख रहा है इजोटी, EJOTY। तो इजोटी वर्ड को हमें ध्यान रखना है। इजोटी में 5 लेटर हैं, और ये सभी लेटर 5-5 के गैप में आते हैं। पहला E 5 होगा, फिर इसके बाद J 10 होगा, O 15, T 20 और Y 25 होगा। इजोटी यानी कि 5-5 के गैप में आने वाले लेटर। इसके अलावा देखो, इनको याद करना हमारा टारगेट है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये आप याद रखोगे तो ये सीक्वेंस हमें याद रहेगा। दूसरा है यहाँ पे
अगर आप टोटल वर्णमाला को देखो तो 26 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 26 वर्ण है। और इस 26 में ठीक हाफ करें हम तो ठीक हाफ पे रहेगा 13 और उसकी वैल्यू होगी m। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ ऑफ टोटल अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे होगा 13 क्योंकि 26 का हाफ 13 और 13 पे जो लेटर होगा वो होगा m। देखो G और Q, हम G और Q जब बनाते हैं, G बनाते टाइम आप इस तरह से G बनाते हो, सिमिलर Q बनाते टाइम भी इस तरह से हम ये बनाते हैं, यानी कि एक नीचे को ये इस तरह से डंडी आ रही है, इन दोनों में ही आती है, G में इस तरह से और Q में इस तरह से। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें 7 आ रहा है, 7 यहाँ पे भी 7 है, G7 और Q7 इधर से ऐसे देखें तो Q7, तो G और Q दोनों में 7 है, इसका मतलब इनके नंबर में भी कहीं ना कहीं 7 आएगा, G और Q। तो क्योंकि G पहले आता है तो ये 7 हुआ, और फिर 7 वाला एक और लेटर है तो वो 27 तो हो नहीं सकता क्योंकि 27 तो होता नहीं है, 26 ही लेटर हैं, तो बचा हुआ Q 17 होगा। G और Q 7 और 17। इसके अलावा अगर हम H को देखें तो जो H की वैल्यू है, जो H का स्ट्रक्चर है, जो आप बनाते हो H को इस तरह से, तो इसके टॉप और बॉटम को मिला देते हैं तो H इस तरह से बन जाएगा, तो H बनता है 8, H8। इसके अलावा K की वैल्यू, K बनाने के लिए आपको एक डंडी खींचनी है और फिर एक और डंडी खींचनी है, बट ये डंडी कुछ इस तरह से चल रही है, हम क्या करते हैं दोनों डंडे सीधे कर देते हैं, K के दोनों डंडे सीधे हो गए तो ये बन गया 11, K11। I को हम इस तरह से भी बनाते हैं एक I, तो I बना नहीं, या इसके अलावा अगर आपको H पता है, आपको J पता है, तो आप I जो होता है वो इन दोनों के बीच में है, तो आप कहीं ना कहीं फिर इसको नंबर फाइंड कर सकते हैं इसका। ऐसी E आपको पता चल गया या G पता चल गया तो F6 होगा, ये हम बता सकते हैं। M की वैल्यू हमने निकाल ली 13 होती है। देखो इसको एक और तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, अगर आप ये 3 को रोटेट करो तो 3 रोटेट करके ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अगर हम 3 को रोटेट करते रहें तो ये 3 के इस तरह से 4 आउटपुट आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक M भी लग रहा है और एक W भी लग रहा है और ये E भी लग रहा है वैसे, बट E तो आ चुका है तो इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन M और W में कहीं ना कहीं 3 इन्वॉल्व है, क्योंकि 3 को रोटेट करके M और W हमें शेप मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं M और W दोनों में 3 इंक्लूड है, बट 3 तो C होता है, इसका मतलब 3 वाले अगले नंबर M और W बनाएंगे, तो एक बनाएगा 23 और एक बनाएगा 13, तो 13 तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ठीक आधे पे M होता है और वो 13 होता है, तो बचा हुआ W बनेगा 23, तो बेसिकली आप W को याद कर सकते हो 3 को रोटेट करने से, 3 को रोटेट करेंगे हम तो कहीं ना कहीं W बनेगा, तो बड़े से W के नीचे हमने लिखा 23 और 26 A to Z में 26 आ गया, तो ये तो ठीक ही है। और इसके अलावा देखो X जो है ये आप दो तरीके से बना सकते हो, X को आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप दो डंडे ऐसे ड्रॉ करो, दो डंडे ऐसे खींचें तब भी ये X बन रहा है, या फिर 4 डंडे खींचो, एक इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 1 2 3 4, ऐसे तो कोई नहीं बनाता है वैसे, बट हम बना रहे हैं अभी फिलहाल, तो या तो दो डंडे क्रॉस या फिर इसके 4 टुकड़े, 2 या 4, 2 या 4, 24, X की वैल्यू 24। और इसके अलावा यहाँ पे R और U,
आर और यू दो बच्चे हैं, दो बच्चे नहीं, ठीक ठाक लोग हैं। आर से हम बनाते हैं रितु, यहाँ पे आर, और वेट्स यू, रितु और उमेश दो लोग हैं, और ये वेट्स में है, वर्डिंग हो रही है इनकी। आर वेट्स उमेश, रितु वेट्स उमेश, नाम पूरा ही लिख देते हैं इसका, रितु वेट्स उमेश। अगर इनकी वेडिंग हो रही है तो रितु को मिनिमम 18 ईयर का होना चाहिए, ऐसी उमेश को 21 साल का होना चाहिए। अगर उमेश और रितु की शादी होती है तो रितु को मिनिमम 18 और उमेश को 21 का होना जरूरी है। तो ये वर्डिंग भी हो गई। अब देखो, मैक्सिमम लेटर हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें छूटा है क्या, कुछ एस छूटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आपको रितु याद रहेगी तो T20 ये जो टी आपको याद रहेगा तो एस भी आप बता सकते हो। N14 ये भी आपको याद रखना है। L12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी तो L12 होता है, इसको भी आपको स्ट्रिक बना के याद रखिए, या MK के बीच में है तो ये कवर कर सकते हैं। SE14N और S19 और V अगेन 22 है तो U के बाद V यानी कि 21 22, या V बनाने के लिए दो डंडे ऐसे ड्रॉ कर दो आप, तो इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये है वर्णमाला के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस, सभी लेटर का सीक्वेंस हमें इससे याद हो जाएगा। सबसे पहला हमारा A1 है, B2, C3, D4, E5, तो E तक हमने याद रखे। फिर इजोटी से हमने याद रखा अगले 5 लेटर को, जो कि 5-5 के गैप में आते हैं, जिसमें T20 भी है एक। और फिर इसके बाद हमने कुछ कहानियों से इसको याद रखना है, जैसे 13M का आधा यानी कि 26 का आधा 13 जो कि M बनेगा। इसके अलावा G और Q कहीं ना कहीं इसमें 7 दिख रहा हमें, जैसे G7 Q7, इस तरह से आप याद रखेंगे तो इन दोनों में कहीं ना कहीं 7 आएगा। 7 आएगा तो 7 और 17 दो अलग अलग नंबर्स हैं। G7 ग्रुप भी है एक, ऐसे ही बचा हुआ 17 होगा Q, और इसके अलावा H जो है उसको हम अगर मिला दें ऊपर तो ये 8 की तरह लगेगा, तो H8। I लिखने के लिए आप ऐसे भी I लिखते हो तो I9। तो इस तरह से हमने ऐसे K के लिए दोनों लाइंस को सीधे ड्रॉ किया, 3 को रोटेट करके हमने W बनाया यानी कि 23 बना, और 2 या 4 डंडे बना के हमने X बनाया। तो इस तरह से हमारी ये कहानी आपको याद रखनी है और फिर आपका ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। बट ये कौन सा सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस होगा वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग, या आपके बाएं साइड से। आपके बाएं साइड से आप किसी भी लेटर का सीक्वेंस इसके बाद बता पाएंगे। जैसे आपके बाएं से 17th लेटर कौन सा है तो उसका आंसर होगा Q। आपके बाएं से 13वां लेटर कौन सा है तो आंसर होगा M। आपके बाएं से 9वां लेटर कौन सा है तो I, या आपके बाएं से L का ऑर्डर कौन सा होगा तो आंसर है 12। लेकिन ये सारा का सारा वर्णमाला क्रम या आपके लेफ्ट से है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपके दाएं से या वर्णमाला के विपरीत से G का कौन सा नंबर है, तब आंसर 7 नहीं होगा, तब आंसर कुछ और होगा। ऐसी अगर दाएं से R का ऑर्डर पूछा जाता है, R का नंबर पूछा जाता है कौन सा नंबर है, तो 18 नहीं होगा। ये केवल और केवल बाएं से हैं और वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग है। बट हमारे लिए दोनों साइड से इसके नंबरिंग को समझना या याद रखना जरूरी है। तो वर्णमाला का बाएं क्रम से हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं हम वर्णमाला के दाएं क्रम से किसी भी लेटर का स्थान।